ये अमीर पिता अपने बेटे के लिए एक ब्लाइंड डेट तय करना चाहे, इस बात से अनजान कि उसके बेटे ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। जैसे ही जीहुन अपने पिता का फोन देखता है, उसका सिर चकराने लगता है। वो अपना दिमाग दौड़ाता है और फिर काम में बहुत व्यस्त होने का बहाना बनाकर ब्लाइंड डेट के लिए मना कर देता है। उसके पिता को लगता है कि वो ब्लाइंड डेट का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक नाजायज संतान होने के कारण हीन भावना महसूस करता है। इसलिए अगले दिन वो जीहुन की मां के पास जाता है ताकि वो जीहुन को समझा सके, लेकिन वो नौकर से ये सुनकर हैरान रह जाता है कि श्रीमती मिरान अस्पताल में है। वो ये देखने के लिए अस्पताल जाने का फैसला करता है कि वो क्या कर रही है। इस बीच हेसो श्रीमती मिरान से मिलने के लिए मछली का सूप लेकर आती है। जैसे ही जीहुन अस्पताल पहुंचता है, उसे अपने पिता की जानी पहचानी आकृति दिखाई देती है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। हेसो सावधानी से श्रीमती मिरान के लिए सूप परोसती है। यहाँ तक कि चेकअप के लिए आने वाला डॉक्टर भी श्रीमती मिरान की समझदार बहू की तारीफ करना नहीं छोड़ता। अपनी सास को अपने लिवर का हिस्सा दान करना कोई छोटी बात नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। जीहुन के पिता कमरे के बाहर से ये सुन लेते हैं। जीहुन पकड़ने के लिए जल्दी करता है, लेकिन एक कदम देर हो जाती है। अपनी योजना का खुलासा होते देख श्रीमती मिरान शांति से डॉक्टर को विदा कर देती हैं। फिर वो झूठ बोलती हैं कि हेसो उसकी देखभाल करने वाली केयरगिवर है, और क्योंकि वो बहुत मेहनती और दयालु है, इसलिए अस्पताल में हर कोई मजाक में उसे उसकी बेटी कहता है। लेकिन जीहुन के पिता इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनने वाले थे। वो संदेह के साथ हेसो को जाते हुए देखते हैं और फिर श्रीमती मिरान के साथ जोर जोर से बहस करने लगते हैं। वो उनकी मौजूदा स्थिति के लिए उन्हें ही दोष देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि उनके कीमती बेटे को धोखा देना जारी रखने का स्वप्न भी न देखें। घबराहट के कारण श्रीमती मिरान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो गुस्से में जीहुन के पिता को बाहर निकाल देती हैं और हेसो द्वारा बनाया गया सूप का कटोरा भी फर्श पर फेंक देती हैं। जीहुन के पिता, जो चेयरमैन है, उसे गुपचुप तरीके से श्रीमती मिरान से मिलते हुए देखते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें तो ये भी शक होता है कि वो सिर्फ जीहुन की सहानुभूति पाने के लिए अपनी बीमारी का नाटक कर रही हैं। तभी उनकी दोबारा हेसो से टक्कर होती है। वो मांग करते हैं कि उनका बेटा उन्हें बताए कि वो लड़की कौन है और उसे उस रात सब कुछ साफ साफ बताने के लिए घर आने का आदेश देते हैं। हेसो फर्श से कटोरे के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए अस्पताल के कमरे में वापस आती है। ये सोचकर कि उसके बेटे की योजना का उसके पिता को पता चल सकता है, श्रीमती मिरान बेहद उदास है। जीहुन उनसे कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, बस आराम करें। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके पिता गुपचुप तरीके से श्रीमती मिरान की बीमारी की जांच करवा रहे हैं। शाम को जब जीहुन घर पहुंचता है तो उसके पिता सीधे उसका सामना करते हैं और पूछते हैं कि पहले वाली वो लड़की कौन है। आश्चर्यजनक रूप से जीहुन सीधे तौर पर स्वीकार कर लेता है कि हेसो उसकी प्रेमिका है। ये सुनकर उसके पिता चौंक जाते हैं। जीहुन आगे कहता है कि वो जल्द ही हेसो को औपचारिक रूप से उनसे मिलवाने की योजना बना रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पिता कहते हैं कि वो इंतजार नहीं कर सकते और सुझाव देते हैं कि जीहुन अगले ही दिन अपनी प्रेमिका को रात के खाने पर घर ले आए। ये सुनकर जीहुन सन्न रह जाता है। अपने बेटे के चेहरे पर बेचैनी देखकर पिता सुझाव देते हैं कि वो खुद जाकर हेसो से मिलेंगे। ये सुनकर जीहुन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, लेकिन वो उसके रेस्टोरेंट में शेफ की सिर्फ एक सहायक है। इसके अलावा वो 7 साल की बेटी की सिंगल माँ है। न कोई औपचारिक शिक्षा, न कोई सभ्य परवरिश और न ही उच्च समाज की महिला जैसा अंदाज। इस बाधा को पार करने के लिए जीहुन ने हेसो का मेकओवर करने का फैसला किया। वो उसे एक मशहूर फैशन बुटीक में ले जाता है। हेसो अनजाने में एक ब्लाउज पर लगा प्राइस टैग देखती है और उसकी भारी कीमत देखकर हैरान रह जाती है। जीहुन इसके इस व्यवहार को रोकने के लिए दौड़ता है और फिर उसे इशारा करता है कि अमीर लोग कैसे खरीदारी करते हैं। वो चिपके से सेल्स कर्मचारी को उन सभी चीजों को पैक करने का इशारा करता है जिन पर उसकी नजर पड़ती है। जब वो हेसो को एक हैंडबैग को टकटकी लगाए देखते हुए देखता है तो जीहुन उसे भी पैक करने के लिए कहने में संकोच नहीं करता। सेल्स कर्मचारियों की अचंभित आवाजों के बीच वो बिखरी हुई दिखने वाली सिंगल माँ एक खूबसूरत हंस में बदल जाती है। यहाँ तक कि उसके सामने खड़ा वो अमीर उत्तराधिकारी भी हेसो की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर जीहुन उसे एक बहुत महंगा नेकलेस उपहार में देता है और वे चेयरमैन से मिलने के लिए निकल जाते हैं। हेसो के शानदार और फैशनेबल अंदाज देखकर चेयरमैन प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी होने वाली बहू भी एक शेफ है, इसलिए वो निश्चित रूप से बाद में उनके बेटे के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। फिर वो हेसो के माता पिता और उसके परिवार के बारे में पूछने लगते हैं। हेसो चतुराई से उत्तर देती है कि उसके पिता एक भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन जब वो प्राथमिक विद्यालय में थी तब एक अकस्मात में उनका निधन हो गया। उसकी दादी ने उसे पाला और एक काफी बड़ा पारिवारिक रेस्टोरेंट चलाया। ये सुनकर कि उसकी होने वाली बहू का परिवार भी इस क्षेत्र में नाम था, चेयरमैन उत्साहित हो गए। हेसो पूरी तरह से उसी स्क्रिप्ट पर टिकी रही जिसका उन्होंने अभ्यास किया।
ये जानने के बाद कि हेसो का परिवार भी इस क्षेत्र में जाना माना था, जीहुन के पिता काफी प्रसन्न थे। फिर उन्होंने हेसो से पूछा कि वो जीहुन को कैसे जानती हैं, क्योंकि वो तो अपने ठंडे स्वभाव के लिए मशहूर थे। हेसो ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने दिल की बात कही। उसने कहा, भले ही वो बाहर से थोड़े ठंडे दिखते हों, लेकिन अंदर से वो बहुत गर्म और दयालु इंसान है। ये बच्चा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अपने बेटे को इतनी शानदार प्रेमिका मिलते देख पिपा, जो हमेशा अपने बेटे की शादी को लेकर चिंतित थे, अब खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। तीनों के हंसने और बातचीत करने के साथ आज का ये नाटक सफलतापूर्वक समाप्त होता है। जैसे ही वे पिता को विदा करते हैं, उनकी मुलाकात जीहुन के बड़े भाई से होती है। जीहुन के साथ लड़की को देखकर वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि वो कौन है। ये जानकर कि वो उसके छोटे भाई की प्रेमिका है, बड़ा भाई हैरान हो जाता है और उनसे और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन जीहुन जल्दी से हेसो को वहाँ से खींच ले जाता है और वे निकल जाते हैं। हेसो ने सोचा था कि जीहुन उसे वापस रेस्टोरेंट ले जाएगा, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वो उसे एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले गया और उसके पसंदीदा राइस केक का ऑर्डर दिया। हेसो पहले इतनी घबराई हुई थी कि वो कुछ नहीं खा सकी थी, लेकिन अपने सबसे प्यारे राइस केक देखकर वो आखिरकार शांत हुई और मजे से बड़े बड़े निवाले खाने लगी। जीहुन ने भी पहली बार हेसो का वो जीवंत और आशावादी रूप देखा, जिसे उसने इतने लंबे समय से छिपा रखा था। किंडरगार्टन में एक शरारती छोटे लड़के ने युनसंग का हेयर बैंड छीन लिया। अगले ही पल जीहुन ने उसे रोका और उसे वापस देने के लिए कहा। लड़के ने पूछा कि वो कौन है। युनसंग तुरंत दौड़कर आई और कहा कि वो उसके पिता हैं। युनसंग को अपना हेयर बैंड वापस मिलने के बाद वो मुड़ी और जीहुन की ओर देखकर मुस्कुराई, जिससे उसके जैसे अमीर और शांत व्यक्ति को सच्ची खुशी महसूस हुई। काम के बाद हेसो ने सबसे पहले अपनी बेटी को लेने जाने का सोचा, लेकिन उसकी शिक्षिका ने उसे बताया कि एक हैंडसम व्यक्ति पहले ही उसे ले गया है। युनसंग पार्क में जीहुन के साथ मजे कर रही थी। उन्हें एक साथ इतना खुश देखकर हेसो को उस पल बेहद खुशी हुई। मन ही मन उसने हमेशा चाहा था कि उसकी बेटी को पिता का प्यार मिले, और युनसंग भी अपने नए पिता को दिल से स्वीकार करने लगी थी। रात होने तक पिता और बेटी अपना हवाई जहाज वाला खेल खेल रहे थे, घर उड़कर जाने का नाटक कर रहे थे। युनसंग अभी भी नहीं चाहती कि जीहुन जाए, इसलिए वो उसे खींचकर अपने घर ले जाती है। अपने सामान को रखने के बाद वो कहती है कि उसे भूख लगी है और जीहुन से चिपकते हुए उसे रात का खाना बनाने के लिए कहती है, जिससे जीहुन अपनी सामान्य आदतों को छोड़ देता है। वो माँ और बेटी के लिए अपनी खास डिश बनाने का फैसला करता है और जल्द ही नूडल्स का एक गर्मा गर्म बर्तन तैयार हो जाता है, जिसे तीनों मिलकर खाने बैठते हैं। साथ में खाते समय जीहुन को कमरे में ठंडी हवा आती महसूस होती है। पता चलता है कि खिड़की ढीली है और उसे समझ आता है कि इसे ठीक करने की जरूरत है। देर होती देर हाउ जीहुन को बाहर तक छोड़ने जाती है, तभी जाते समय उसका पैर दहलीज पर फिसल जाता है और वो दर्द से उछलने लगता है। पता चलता है कि बाहर की मोशन सेंसर लाइट खराब है। जीहुन कहता है कि इसे भी बदलने की जरूरत है। वो इस बात से घबराता है कि अगर युनसुंग को चोट लग गई तो क्या होगा। कोई नहीं जानता कि जीहुन कब इस प्यारे पिता के रूप में बदल गया, जो छोटी बच्ची की इतनी फिक्र करता है। जब वो जीहुन को विदा करती है तो हाउ मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। जीहुन भी पागलों की तरह मुस्कुरा रहा है। वो टेबल पर गिर जाता है और इस एहसास का आनंद लेता है कि किसी को उसकी जरूरत है। वो बहुत खुश है और अपने घर में नाच रहा है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं है कि ये सब इस बात का पक्का संकेत है कि वो हाउ के प्यार में पूरी तरह गिर चुका है। अमीर वारिस अपनी पसंद की लड़की को टेबल पर उठाता है, उसके करीब चिपक कर बैठता है और कहता है कि वो उसके लिए खाना बनाएगा। वो उससे कहती है कि वही शांति से बैठे और उसके खाने का इंतजार करे। जीहुन की नजरें खुद पर जमी देख हाउ बहुत अजीब महसूस करती है। खाना बनाने जाने से पहले भी वो उसे अच्छे से रहने और उसकी बात मानने की याद दिलाता है। जीहुन किचन में व्यस्त हो जाता है, जबकि हाउ उसे खुशी खुशी देखती रहती है। खूबसूरती से पका हुआ बीफ का टुकड़ा सामने आता है, जिसे देखकर हाउ शर्मा जाती है। जब वो अंत में इसे चखती है तो ये बहुत स्वादिष्ट होता है। वो उसे 99 अंक देती है और 1 अंक रोक लेती है ताकि वो घमंडी ना हो जाए। जीहुन प्यार से उसे बीफ खिलाता है और ये नकली जोड़ा रेस्टोरेंट में ही एक रोमांटिक डिनर करता है। अचानक एक महिला कर्मचारी जो काम खत्म करके जा चुकी थी वापस आ जाती है। पकड़े जाने के डर से जीहुन और हाउ जल्दी से छिप जाते हैं। छोटे सेक्सी ड्रेस में लड़की को देखकर हाउ जीहुन को पीछे खींच लेती है और उसे देखने नहीं देती। फिर कर्मचारी को हाउ की चोटी दिख जाती है। वो पूरे रेस्टोरेंट में हाउ का नाम चिल्लाकर उसे खोजने लगती है और बीच बीच में शीशे में खुद को निहारती है। जीहुन और हाउ जल्दी से नजरों से ओझल हो जाते हैं। कर्मचारी का कोट गलती से गिर जाता है और जब वो उसे उठाने के लिए झुकती है तो वो लगभग उन्हें वो दिखा देती है जो वो नहीं देखना चाहते थे। हाउ दौड़कर आती है और जीहुन की आंखें ढक लेती है। किस्मत से तभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है और वो खुशी खुशी चली जाती है। नकली जोड़े ने आखिरकार राहत की सांस ली और बाहर कदम रखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ उस पर हंसे
या रोएं। हाउ मुसीबत से बचने के लिए उस लड़की से दूर रहना चाहती थी, लेकिन रेस्टोरेंट में उनके बारे में अफवाहें फिर भी फैल रही थी, क्योंकि वे अक्सर साथ काम पर आते थे। इस बात में पहले ही बाकी स्टाफ का ध्यान खींच लिया था। मैनेजर आता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन अचानक वो लड़की सुन लेती है। चीजों को और बिगाड़ने के लिए वो बोलती रहती है, जिससे मैनेजर भी हाउ के लिए चिंतित हो जाता है। अफवाहों को खत्म करने के लिए रेस्टोरेंट मैनेजर जानबूझकर हाउ से रेस्टोरेंट के सामने सफाई करवाता है। ये नज़ारा जियोन का बड़ा भाई देख लेता है। वो बहुत उत्सुक है, क्योंकि पिछली बार जब उसने हाउ को देखा था तो वो उसके पिता से मिलने के लिए तैयार होकर आई थी, और अब अचानक वो क्लीनर है। वो अंदर जाता है और एक कर्मचारी से हाउ की असली पहचान पूछता है। बदकिस्मती से वो उसी कर्मचारी से पूछता है जो हाउ से जलती है। बिना किसी झिझक के वो सारा सच उगल देती है कि ये तथाकथित भाभी यहाँ बस एक किचन असिस्टेंट है। न केवल उसका पति मर चुका है, बल्कि वो एक बेटी की सिंगल माँ भी है। ये जानने के बाद कि उसके छोटे भाई ने उनके पिता को धोखा दिया है, यंग हुन को लगता है जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। वो तुरंत अपने पिता को ये सब बताने के लिए घर भागता है। इस बीच जियोन के पिता ने छानबीन के बाद हाउ के लिवर डोनेशन के आवेदन को खोज लिया है। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे ने उन्हें धोखा दिया है, और उन्होंने पूरी योजना को समझ लिया। इस समय जियोन सुपरमार्केट में खुशी खुशी मोशन सेंसर लाइट खरीद रहा है, लेकिन मैनेजर आकर उसे चेतावनी देता है कि वो हाउ से दूरी बनाए रखे, क्योंकि उनके बारे में अफवाहें पूरे रेस्टोरेंट में फैल चुकी हैं। स्कूल के बाद यूनसुंग हमेशा की तरह नीचे अंकल जियोन का इंतजार कर रही है, ताकि वे कारों से खेल सकें। जियोन ऊपर से देखते हुए बहुत बुरा महसूस करता है, लेकिन किसी भी जोखिम से बचने के लिए उसे ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। उस शाम जियोन जेजू द्वीप की बिजनेस ट्रिप की तैयारी कर रहा था, लेकिन हाउ को जुकाम हो गया और उसकी खांसी रुक नहीं रही थी। उसने चुपचाप अपना फोन चेक किया और ऑनलाइन ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को देखा। दर्द असहनीय हो गया तो हाउ ने खुद को दवा लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसकी शरीर का तापमान बढ़ता गया और वो बेहोश होने वाली थी। अपनी माँ को इतने दर्द में देख यूनसुंग का दिल टूट गया। उसने जल्दी से अपनी माँ का फोन उठाया और जियोन को कॉल किया। जियोन ने कॉलर आईडी पर हाउ का नाम देखा, लेकिन जानबूझकर फोन नहीं उठाया। ये देख यूनसुंग ने फिर से फोन किया, और इस बार जियोन का दिल उसके दिमाग पर हावी हो गया। फोन उठाने के बाद जियोन को पता चला कि हाउ बीमार है। उसने तुरंत कार मोड़ी, यूनसुंग को कपड़े पहनाए और हाउ को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। होश आने के बाद हाउ तुरंत सुई निकालकर अस्पताल से भागने चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके ब्रेन ट्यूमर का पता न चल जाए। जियोन इस वक्त कुछ और नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। जब वे घर पहुंचे तो वो बर्फ का बर्तन और गीला तौलिया लाया और उसे हाउ के माथे पर रखा। फिर उसने उसकी गर्दन गर्म रखने के लिए एक रेशमी स्कार्फ बांधा। हाउ उसके इन कामों से बहुत प्रभावित हुई। जियोन हाउ के लिए इतना चिंतित था कि वो पूरी रात नहीं गया और सोफे पर ही सो गया। अगली सुबह जल्दी उसने यूनसुंग को धीरे से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और जाने से पहले माँ बेटी को अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया। अमीर वारिस को अनजाने में उस सिंगल माँ से प्यार हो गया है, जिससे उसने नाम के लिए शादी की है, और वो उसकी बेटी को भी बहुत प्यार करता है। आज खाना खाने और स्कूल खत्म करने के बाद यूनसुंग खुशी खुशी जियोन के पास दौड़ी और उसे कुछ दिखाने के लिए खींच ले गई। इस दिल छू लेने वाले नजारे ने मैनेजर को दंग कर दिया। पता चला कि यूनसुंग 3 प्यारे बिल्लियों के बच्चों को पाल रही है। उसने उत्साह के साथ जियोन को अपनी प्यारी बिल्लियों से मिलवाया। जियोन ने उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में उठाकर घुमाया। अचानक उसके पिता ने ये सब देख लिया। जियोन ने ठंडे मन से यूनसुंग को नीचे उतारा। उसके पिता ने बिना किसी शब्द के जियोन को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके मुंह से खून आने लगा। तभी वो मुड़ा और उसने हाउ को देखा। अगर ये बात सामने आ गई तो इन सभी वर्षों में बनाया गया उसका साम्राज्य पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस मामले में जीहुन के पास स्पष्ट करने के लिए कुछ नहीं है। उसके पिता उसे तलाक लेने और सर्जरी रद्द करने का आदेश देते हैं, लेकिन जीहुन मना कर देता है, क्योंकि उसकी माँ का जीवन इसी ऑपरेशन पर निर्भर है। वो अपने पिता से भीख मांगता है कि वे अनजान बनने का नाटक करें और इसे जाने दे, लेकिन उसके पिता अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वे जीहुन को यहाँ तक धमकी देते हैं कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वे खुद पुलिस के पास जाएंगे। उस शाम जीहुन चुपचाप बैठकर उन आवारा बिल्लियों को देखता है जिन्हें यूनसंग घर लाई थी। हाइसो उसे देखती है और उसे सांत्वना देने आती है और कहती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी। फिर वो सावधानी से उसके मुंह के कोने पर लगे खून के निशान को पोंछती है। अचानक पीछे से एक तेज रोशनी चमकती है। नन्ही यूनसंग ने अपना फोन निकाला और इस खुशी के पल को कैमरे में कैद कर लिया। अगली सुबह जल्दी ये जानने के बाद कि उसकी माँ की सर्जरी टाल दी गई है, जीहुन अपने पिता से अपनी माँ को जीने का मौका देने की भीख मांगने कंपनी पहुंचा, लेकिन उसके पिता ने अनजाने में कह दिया कि वो सिर्फ उसे जीने का मौका देने के लिए सबकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। फिर उन्होंने जीहुन की माँ को बेरहमी से डांटा और कहा कि ऐसी दुष्ट महिला उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने जीहुन को अगले दिन तुरंत कंपनी में काम पर लौटने का आदेश दिया, उस औरत से दूर रहने और फिर
कभी रेस्टोरेंट न जाने को कहा। आज जब हाव काम कर रही थी वो अचानक गिर गई और उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगी। हाव अच्छी तरह जानती थी कि उसका ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है, इसलिए वो चेकअप के लिए अस्पताल गई। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी उसे जीहुन के पिता का फोन आया, जिन्होंने उससे मिलने के लिए कहा। मिलते ही चेयरमैन ने उसके पहले के सारे झूठ उजागर कर दिए और कहा कि उसकी जैसी अकेली माँ एक बड़े कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के साथ खेलने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उन्होंने हाव को धमकी दी कि वो जल्दी से उनके बेटे को तलाक दे दे और पैसे वापस कर दे, वरना उसे अंजाम भुगतना होगा। हाव ने घुटने टेक कर उनसे भीख मांगी कि उसे सर्जरी करवाने दे, क्योंकि यहाँ तक टिके रहना उसके लिए बहुत कठिन था। लेकिन चेयरमैन ने हाव को वैसी महिला समझा जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, और उन्होंने उसे एक तरफ धकेल दिया और चले गए। ये महसूस करते हुए कि वो सर्जरी नहीं करवा सकती और उसका समय खत्म हो रहा है, हाव अपनी बेटी युनसंग के लिए चिंता से भर गई। वो अपनी बेटी की तस्वीरें देखती है, उसका दिल असहनीय दर्द से भर जाता है। उसी पल उसे अपनी माँ का फोन आता है। उसकी सास उसे बताती है कि अब उसके मन में उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। वो अपने बेटे की मौत के लिए उसे दोष देने के लिए माफी मांगती है और उसे अपने नए पति के साथ अच्छा जीवन जीने की सलाह देती है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे सच्ची खुशी मिले। अपनी माँ की अचानक मिली माफी से हाव भावुक हो गई और खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस से जल्दी उतरी, लेकिन जल्दबाजी में अपना फोन सीट पर ही भूल गई। उतरने के बाद हाव एक खोई हुई आत्मा की तरह बिना किसी दिशा के आगे भटकने लगी। अपनी जेब में हाथ डालते ही उसे एहसास हुआ कि उसका फोन गायब है। वो उसे खोजने के लिए वापस बस स्टॉप की ओर भागी, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी उसे वो नहीं मिला। पूरी तरह टूटकर वो जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, जबकि वो दिल से जीना चाहती थी। हाइसो मरना नहीं चाहती थी, वो खुशी खुशी अपनी बेटी को बड़ा होते देखना चाहती थी। उसने भगवान को इतना अन्याय करने के लिए कोसा और किसी से इस बेचारी लड़की को बचाने की गुहार लगाई। हाव को भगाने के बाद जीहुन के पिता ने तुरंत उसे फोन किया और तलाक के कागजात थमा दिए। जीहुन ने कितना भी समझाया कि हाव लालची नहीं है, उसके पिता ने उसकी एक न मानी। जब जीहुन को पता चला कि उसके पिता हाव से निजी तौर पर मिले थे, तो वो तुरंत उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। वो ना तो घर पर थी और ना ही अपनी सबसे अच्छी सहेली के यहाँ। कुछ और न सूझने पर जीहुन वापस आकर रेस्तरां के सामने बैठ गया और हाव के आने का इंतजार करने लगा। तभी हाव वहाँ आई। जीहुन उत्साह से दौड़कर उसे गले लगा लिया, लेकिन हाव ने उसे बेरहमी से धक्का दे दिया और चली गई। अपने कमरे में वापस जाकर हाव ने उन तीनों की साथ वाली तस्वीरें देखी। उसे एहसास हुआ कि वो उसके दिल का कितना बड़ा हिस्सा बन गए हैं। अंत में पिता को झुकना पड़ा। जीहुन उनका इकलौता बेटा था जिसे वे महत्व देते थे। उनका बड़ा बेटा तो बस एक बेकार अय्याश था। जीहुन को परेशान न करने के लिए वे उसकी माँ की सर्जरी के लिए तैयार हो गए, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वो उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखेगा। सर्जरी होने के बाद उसे तुरंत हाव को तलाक देना होगा और उससे और उसकी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने जीहुन के लिए अपनी पसंद की लड़की के साथ एक ब्लाइंड डेट तय कर दी। जीहुन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वो ब्लाइंड डेट उसकी पूर्व प्रेमिका आराह निकली। जीहुन को ये सब मजाक लगा। आराह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा कि जीहुन और हाव के बीच क्या रिश्ता था। हालात ऐसे थे कि जीहुन ने ईमानदारी से हाव के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई स्वीकार कर ली कि ये वास्तव में एक नकली शादी थी। आराह बहुत खुश हुई और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीहुन के वापस आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन आराह जानबूझकर अपने सहकर्मियों को जीहुन के रेस्तरां में खाना खिलाने ले गई। वो निजी तौर पर हाव से भी मिली और अपना हक जताते हुए घोषणा की कि अब वो जीहुन की प्रेमिका है। हाव उलझन में थी, लेकिन उसने उन्हें शुभकामनाएं दी। तभी जीहुन रेस्तरां में लौटा और आराह ने तुरंत अपने सहकर्मियों से उसका परिचय अपने बॉयफ्रेंड के रूप में कराया। हाव दिल टूटने के बाद एक कोने में छिप गई और दर्द महसूस करने लगी। ठीक उसी समय जुंगहुन पूरी तरह नशे में रेस्तरां पहुंचा और सबके सामने अपने भाई से झगड़ा करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जीहुन ने अपने भाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया, जहां उसने हाव को एक कोने में बैठा पाया। मौका देखकर कमीने जुंगहुन ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया और बार बार कहने लगा कि वो भी उस लड़की के साथ मजा करना चाहता है जिसे उसका भाई पसंद करता है। फिर उसने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। गुस्से में जीहुन दौड़कर आया और अपने भाई को लात मारी। फिर उसे सबक सिखाने के लिए एक जोरदार मुक्का जड़ा। भाग्य से मैनेजर समय पर पहुंच गया और उन्हें अलग किया। उस शाम जीहुन अपनी माँ से मिलने गया और उनकी तरफ पीठ करके कहा कि वो अब उनसे नहीं मिल पाएगा। उसने उनसे अपना ख्याल रखने और खुद को सताना बंद करने का आग्रह किया। अपनी बात पूरी करते ही जीहुन ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अंत में सर्जरी का दिन आ गया। हाइसो ने अपनी बेटी से कहा कि उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना है और उसे अपनी सहेली के भरोसे छोड़ दिया। शुक्र है कि उसकी सहेली ने हमेशा उसकी बिना शर्त मदद की। लेकिन जब हाओ अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि जीहुन की माँ गायब है। मीटिंग खत्म करने के बाद जीहुन को भी अपनी माँ का फोन आया। माँ ने सर्जरी न कराने का फैसला किया था। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया। जीहुन अपनी माँ से बहस करने लगा कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, क्या वो सब बेकार था? पता चला कि एक दिन पहले जीहुन के पिता उनसे मिलने गए थे और उन्हें एक स्वार्थी माँ कहा था।
उन्होंने उनसे कहा कि अगर वो मरना चाहती हैं तो उन्हें चुपचाप अकेले मर जाना चाहिए और अपने ही बेटे का खून चूसने वाले परजीवी की तरह जीना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वो जवान थीं तब वे उनसे चिपकी रहीं और अब वो अपने बेटे से चिपकी हुई हैं। मीरान अब उस तरह नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सर्जरी रद्द करने और खुद ही चले जाने का फैसला किया। छोटी बहन गंभीर रूप से बीमार है और उसे जीवित रहने के लिए तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हालांकि उसका इकलौता भाई उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। उसका बेटा अपने मामा से उसकी मां की जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन बदले में उसे केवल क्रूर अपमान मिलता है। स्थिति गंभीर है, इसलिए जीहुन केवल इतना कह पाता है कि उसका मामा जितने भी पैसे चाहेगा वो देने को तैयार है। लेकिन उसे ये एहसास नहीं है कि इन शब्दों ने उसके मामा के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई है। पता चलता है कि बरसों पहले उसकी बहन को एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया था और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। परिवार की आलोचना और डांट से बचने के लिए उसने चुपके से अपना नाम बदल लिया और अपने माता पिता और भाई से सारे रिश्ते तोड़ लिए। बाद में जब उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हुई तो भाई ने पत्नी के इलाज के लिए 10 लाख वॉन उधार लेने के लिए उसे ढूंढा था, लेकिन उसकी बहन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अंत में इलाज का खर्च न उठा पाने के कारण भाई की पत्नी की मृत्यु हो गई और अब लगता है कि उसका कर्मा वापस आ गया है। भाई का मानना है कि ये सारी बदकिस्मती उसकी बहन के अपने कर्मों का फल है। कोई और विकल्प न होने पर जीहून एक अजनबी के साथ नकली शादी करने और मां को लिवर दान करने के लिए उसके परिवार के सदस्य होने के दर्जे का उपयोग करने की योजना बनाता है। अचानक उसकी मां सर्जरी के दिन ही भागकर अपने गृहनगर चली जाती है। वो पछतावे में अपने माता पिता से माफ़ी मांगने जाती है। उसका भाई उसे ढूंढ लेता है और उसे चोट पहुंचाने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग करता है, उसे घसीटता है और तुरंत सियोल लौटने के लिए मजबूर करता है। जीहुन इस दृश्य को देख लेता है। मामा जीहुन को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब उनसे अपनी बहन को लिवर दान करने की भीख मांगने आए हैं। जीहुन बेबसी से कहता है कि चिंता न करें, वो यहाँ केवल अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक फैमिली फोटो लेने आया है। हाओ और युनसंग जीहुन की माँ का दिल बहलाने के लिए नाटक करते हैं। देखने वाले को लगेगा कि वे 4 लोगों का एक सुखी परिवार है, लेकिन जीहुन की माँ खुद को खुश नहीं रख पाती और अकेले अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी हाओ और युनसंग उनकी खिड़की की ओर दौड़ते हैं। जीहुन की माँ को हंसाने के लिए उनके चेहरे प्यारी बिल्लियों की तरह रंगे हुए थे। मीरान का मूड तुरंत ठीक हो जाता है। हाइसो अपनी बेटी के लिए नाश्ता खरीदने बाहर जाती है, लेकिन चेहरा धोना भूल जाती है। जीहुन तुरंत उसके पीछे जाता है और जब हाओ को एहसास होता है कि उसने चेहरा नहीं धोया है तो वो शर्मिंदा हो जाती है। ये देखकर जीहुन उसका चेहरा साफ करने के लिए एक टिश्यू लेता है। वो उसे पूरी तरह साफ करने के लिए अपनी लार का भी उपयोग करता है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उनकी नजरें मिली और जीहुन धीरे से हाओ की ओर झुका, लेकिन उसने तुरंत बहाना बनाया और चली गई। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने युनसंग को मीरान की पीठ पर बैठा देखा। हाओ अपनी बेटी को उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन नाराज होने के बजाय मीरान ने युनसंग को कसकर गले लगा लिया। उस शाम पूरा परिवार एक साथ डिनर के लिए बैठा और मीरान की इच्छा के अनुसार एक सुखी परिवार की फोटो ली। जीहुन अपनी मां को सर्जरी के लिए सियोल वापस जाने को मनाना चाहता था, लेकिन मीरान ने वहीं रहने और शांति से अपने अंतिम दिन बिताने का मन बना लिया था। अंत में जीहुन ने अपनी मां के फैसले का सम्मान करना चुना। जब हाओ को पता चला तो उसने तुरंत विरोध किया। ये जानते हुए कि उसका अपना समय सीमित है, वो जल्द से जल्द जीहुन की मां को अपना लिवर दान करना चाहती थी। जीहुन ने उससे कहा कि भले ही सर्जरी न हो, वो फिर भी हाओ को बाकी के पैसे दे देगा और उनका समझौता यहीं खत्म हो जाएगा। उसने हाओ को उस समय के दौरान उसे परिवार की गर्माहट देने के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने विदा लेने के लिए हाथ मिलाया। जैसे ही जीहुन जाने वाला था, हाइसो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गाल पर एक किस किया, दुख के आंसुओं में डूबा हुआ एक किस। उस पल में जीहुन अपने दिल में छिपी भावनाओं को और नहीं रोक सका। उसने हाओ को करीब खींचा और उसे एक प्यारा सा किस किया। अब उनके बीच कोई शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जो कुछ बचा था वो था प्यार। अगली सुबह जल्दी हाओ अपनी बेटी के साथ चली गई। जब जीहुन को पता चला तो वो उनका पीछा करने के लिए बंदरगाह की ओर भागा, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। हाओ के अस्पताल में चेकअप के लिए जाने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका ब्रेन ट्यूमर बढ़ गया है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल बचे हैं। हाइसो ने इलाज करवाने का फैसला किया ताकि वो अपनी बेटी के साथ कुछ और साल जी सके। इसके बाद हाओ ने जानबूझकर जीहुन के संदेशों का जवाब नहीं दिया। अचानक जब वो युनसंग को वहां ले गई तो उनका सामना उससे हो गया। जीहुन के प्रति हाओ का रवैया पूरी तरह बदल गया था। वो न केवल उसके प्रति ठंडी थी, बल्कि उसके प्यार के इजहार से भी बच रही थी। जीहुन युनसंग के साथ जितना अच्छा व्यवहार करता, हाओ का दिल उतना ही दुखता। वो पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन वो उसे अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए उसने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन जीहुन अब अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो हाओ से प्यार करने लगा था। वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता।
खाना खत्म करने के बाद जीहुन पैसे देने गया और पाया कि उसका कार्ड रिजेक्ट हो गया है। पता चला कि उसके पिता को पता चल गया था कि उनके बेटे ने अभी तक तलाक नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हाओ के आसपास रहने का कारण सिर्फ उसका पैसा है। उन्होंने मांग की कि उनका बेटा जल्दी से तलाक को फाइनल कर दे। उम्मीद के विपरीत जीहुन ने न केवल तलाक देने से इनकार कर दिया, बल्कि सीधे अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। कोई और रास्ता न देखते हुए जीहुन के पिता हाओ को ढूंढने गए और ये जानना चाहते थे कि वो उनके बेटे से क्यों चिपकी हुई है। उन्होंने हाओ से ये भी घोषणा की कि जीहुन अब एक कंगाल आदमी है जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए उससे कुछ भी पाने का सपना न देखे। एक अच्छी लड़की की तरह तलाक के कागजात पर दस्तखत करो और जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। भले ही उसे चोट पहुंची, हाओ ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।